नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसने की वजह से हजारों लोग परेशान। इस सर्दी में सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर दूसरे घरों या सरकारी भवनों में रह रहे हैं। टेम्परेचर का जरा आप अंदाजा लगाइए, 0 डिग्रीज है जोशीमठ में रात में न्यूनतम तापमान। जब दिल्ली में 1 या 2 डिग्री है तो आप सोचिए वहां कितना हो। अब तक 731 मकानों में दरारें आ चुकी हैं और इनमें जो रह रहे हैं, रहने के लिहाज से इसको खतरनाक घोषित कर दिया गया है। तो अब इसको खाली करा दिया गया है। अब आप यहां रह नहीं सकते। ये वो मकान हैं जिनको कितने प्यार से बनाया गया होगा, मेहनत से कमा करके पैसा बनाया गया होगा। इन मकानों पर अब प्रशासन ने लाल रंग से X लिख दिया है। अभी आप इन तस्वीरों में देखेंगे, जैसे कि ये मकान है, होटल है, X लिख दिया उसमें। इसका X का मतलब ये है कि अब ये मकान तोड़ा जाना है, अब ये डेमोलिशन होगा इसका। ये कार्रवाई आज दोपहर 1 बजे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के और प्रशासन की निगरानी में शुरू होनी थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही नाराज स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए। इस वजह से आज खतरनाक भवनों को गिराने की कार्रवाई नहीं हो सकी। लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने यह तय किया है कि वो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहाड़ है ना, वहां पर ऐसे बुलडोजर तो चला नहीं सकते। एक एक करके आपको जितने भी, जैसे एक आपने ऊपर का माला तोड़ा, फिर नीचे, फिर नीचे। खतरनाक निर्माण तोड़ने का काम हाथों से किया जाएगा। उधर प्रशासन लोगों को अस्थायी तौर पर टिकाने के लिए भी एक योजना पर काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम भी बुलाई है, जो खतरनाक मकानों को गिराने की योजना बनाएगी। लेकिन दरकते हुए पहाड़ों का मानवीय पहलू नहीं भूलना चाहिए। इन बिल्डिंग्स के पीछे की जो एक कहानी है, लोगों की कहानी, लोगों का दर्द, लोगों की टीस, उसको नहीं भूलना चाहिए। इस पूरी गतिविधि का वहां के लोगों के मन पर क्या असर पड़ रहा है, इसको लगातार कवर कर रही हैं स्वतंत्र पत्रकार मीनाक्षी कंडवा, जो YouTube पर अपनी रिपोर्टिंग के वीडियो अपलोड करती रहती। बहुत ही शानदार काम कर रही हैं पिछले लगातार 10-15 दिनों से। उनके पिछले हफ्ते भर की रिपोर्ट्स के कुछ अंश आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रात के इस सन्नाटे में कैमरे पर आप कितना देख पा रहे हैं नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं हूं यहां पर, सामने मुझे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सर्दी, पारा इस वक्त देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री है, और 0 डिग्री की इस ठंड में जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके सर पर छत कब तक रहेगी, कहीं उनके ऊपर आकर गिर तो नहीं जाएगी, या उन्हें रात को सेफ्टी के लिए अपने घरों से कुछ कंबल, कुछ जुगाड़ लेकर जहां पर व्यवस्था की गई है उनके लिए रुकने की, शेड्स में वहां जाना पड़ता है। सोचिए ये कितना बड़ा संकट है। कर्णप्रयाग से लेकर कम से कम जोशीमठ तक का रास्ता, जगह जगह पहाड़ खुदा हुआ है, हिमालय को छलनी कर दिया गया है। और स्थिति ये है कि शायद जब आप जोशीमठ पहुंचेंगे तो आपको ये वजह समझ में आ पाएगी कि जोशीमठ आखिर ये त्रासदी इस वक्त क्यों झेल रहा है। इस दरार के साथ ही ये समझ में आ गया है कि जो घर वहां पर बसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसी दीवारें हैं जो टिल्ट होती जा रही हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। आई एम स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर सीइंग दिस। ये जो दरार इस वक्त यहाँ पर मुझे दिख रही है, मेरा हाथ अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ पर अभी डाल रही हूँ, मैं आई कैन मूव माई होल हैंड इनसाइड। एक बार जरा कैमरा क्लोज करके यहाँ पर दिखाइए। आई कैन कंप्लीटली मूव माई हैंड, और मैं बहुत अंदर डर की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे हाथ अपना नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन ये कितना गहरा है, कितना डीप है इस वक्त, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर देखिए ऐसी हैं जो आपको सिर्फ तस्वीरों में तस्वीर दिखती है, लेकिन जहाँ पर बड़े घर हैं, जहाँ पर घर थोड़े से सेक्लूडेड है, वहाँ पर इन दरारों से सांप, बिच्छू, कीड़े तक निकल आने लग रहे हैं। पूरा मकान जो है बनाने में मेरे जीवन बीत गया। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, क्या करें।
न पैसे न अब कुछ है। यहाँ तक नेपाल को देर को सामान निकालने के लिए पैसे नहीं मिल पा। सब ठीक होगा अंकल, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक होगा, काम होगा इस पर। आप लोगों की जो मेहनत थी या जमा पूंजी थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत बांधिए। पहाड़ के लोग तो बहुत मेहनत कश लोग रहे हैं, अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले हैं, क्या करें, है ना। आप लोगों ने तो पूरा जीवन अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले ना, इन रास्तों पर पैदल चले हैं, बोझ उठा के चले हैं। आज एक संकट आया है पर इससे आप निकलेंगे बाहर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन तस्वीरों पर क्या कहा जाए, क्योंकि जिस घर में इस वक्त दरार है, अगर आपकी नज़र यहाँ मंदिर की तरफ जाएगी तो अभी भी, क्योंकि मंदिर जो स्थान होता है उसको आसानी से घरों में यूँ शिफ्ट नहीं किया जाता है। बहुत कुछ देख समझकर इंसान मंदिर बनाता है, अपने प्रभु को स्थान देता है। लेकिन आज न जाने ईश्वर पर भी क्या बीत रही होगी जब वो अपने सामने धरती को फटते हुए देख रहे हैं। और ये धरती क्यों फटी है? ये धरती इसलिए नहीं फटी है कि उस ईश्वर ने ऐसी धरती दी थी। ये धरती इसलिए फटी है क्योंकि इंसान ने अपने लालच में जो अंधाधुंध विकास किया है, उसकी कीमत आज बुजुर्गों के इन आंसुओं के रूप में चुकती हुई देख रहे हैं आप। आज भी वहाँ उस मंदिर में दिया जल रहा है, इन हालातों के बाद भी जल रहा है। शायद हर रोज उन्हीं से प्रार्थना होती होगी कि हमें बचा लो या हमारे इन संकटों को पार लगाओ। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली पर खड़ी हूँ। ये वो धरती है जहाँ पर जब वो केरल से चलकर आए 2500 साल पहले, 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बद्रीकारण्य स्थान को खोजा, तो ये वो धरती थी जिसको उन्होंने चुना तप के लिए, साधना के लिए। ये कल्प वृक्ष जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने साधना की थी। 5000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी, जिसको देख करके हम अनुभव करते हैं कि ये देखो 5000 वर्ष पुराना, वो कल्प वृक्ष आज संकट में है। आज कल्प वृक्ष के किनारे देखेंगे आप, दरार पड़ गया है। तो कल्प वृक्ष हमको यहाँ भी दरार पड़ गई है, मुझे दिखा सकते हैं क्या? मंदिर में दरार पड़ गई है, प्लीज दिखाइए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। है अभी हम दिखाते हैं ना आपको। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण देखिए, जो मिनिमम आवश्यकता है हमारी, खाना पीना, वो तो ठीक है। उसके अलावा रोड ना हो, बिजली ना हो तब भी चल सकता है। लेकिन रोड और बिजली के लिए आप पर्वत को ही समाप्त कर दें, हिमालय को ही समाप्त कर दें, इस पे विचार करने की आवश्यकता है अभी। ये देखिए, ये दरार जो है ये पिछले 5 दिन के अंदर आया दरार है। ये देखिए, ये पूरा आ गया। ये देखिए, ये टेढ़ा हो गया है पूरा। यहाँ पहुंचे हैं, यहीं से दरारों का दिखना शुरू हो गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आप सकलानी जी, आप ही हैं? नमस्ते जी। समझ नहीं पा रही हूँ ये कि किसी इंसान का घर टूट जाता है अगर, तो सिर्फ मुआवजे से उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बात समझ के परे है। ये पूरा हिस्सा जिस पर आपकी नज़र इस वक्त जा रही है, ये पूरा हिस्सा आपको देखिए बिखरा हुआ, टूटा हुआ, खत्म हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हल्की दरारें आनी शुरू हुई थी और उसकी वजह से देखिए पूरा घर जो है, इधर भी जो है दरारें हैं। यहाँ पे भी कितने परिवार? 3 परिवार रहते हैं। अच्छा, 3 भाई हैं आप लोग? 3 भाई आप लोग यहाँ रहते हैं जी? आप लोग इस हिस्से में रहते हैं? घर के अंदर भी हैं दरारें या? ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अंदर चल के देखते हैं। वो दिखाना चाह रही हैं। ये तो देखिए बाहरी हिस्सा तो पूरा ये क्रैक्स और पूरा, अच्छा वो ये दीवार तो मतलब मुझे लग रहा है तो पूरा, हालांकि अंदर वाला स्ट्रक्चर जैसे अमूमन हमारे गाँव में पहाड़ों में बनता है घर, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है। पत्थर यहाँ अंदर लगाए हुए हैं और ये काफ़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन माना जाता है पहाड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये किस तरह से धंसा हुआ है कि कभी भी ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा नीचे गिर सकता है। हे भगवान, ये लेकिन इतना गहरा गड्ढा कब हुआ यहाँ पर? ये आजकल ही में, मतलब पहले से था, बारीक था, थोड़ा पहले बारीक था, लेकिन अभी 4-5 महीने हो रहे हैं कि जो ये ऐसे गड्ढे हो गए। ये पूरा हम सामान उठा के भी कहाँ ले जाएं, ये यहाँ सामान के नीचे भी पूरा, ये बेड के नीचे ऐसे ही दरारें आ रखी हैं। देखो, हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, 1-1 रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है।
अभी मतलब हम लोग बोल रहे हैं दिन भर इधर उधर काम में चल जाते हैं, लेकिन कभी जब अकेले रहो तो खुद पे रोना आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और हमारे साथ साथ जो बेजुबान है हमारे, वो तक हम लोगों को तो भेज दिया जाएगा, कहीं भी कह दिया तुम्हारी व्यवस्था कर दी, लेकिन मैम उन जानवरों का तो कोई कसूर नहीं है, जिनके पीछे हम पूरी जिंदगी, उनके बल पे आज ये मकान है, हम खा रहे पी रहे, हमारी पढ़ाई हो रही है, उन सब चीज उनके बल पे हो रहा है, तो हम लोग उनको भी कैसे मरने दें। तो जो मानवीय पहलू है ना, जो टीस है वहां के लोगों की, वो मीनाक्षी ने अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश की। मीनाक्षी अब हमारे साथ जुड़ भी रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीस से भरी हुई ये रिपोर्ट देख करके किसी के भी आंसू निकल जाएंगे मीनाक्षी जी, लेकिन हम जानते तो हैं, देख रहे थे रिपोर्टिंग में, आपने उसका उल्लेख भी किया कि आपका अनुभव किस तरीके का था और क्या आप महसूस कर रही थी, लेकिन अगर आप शब्दों में ढालना चाहें कि ये जो पिछले 7-8 दिन की जो आपने रिपोर्टिंग की है जोशीमठ में, आपका अनुभव क्या रहा है? संकेत, शुक्रिया आपका मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जोशीमठ में करीब अब 1 हफ्ते का समय मुझे यहाँ पर होने वाला है और मैं अलग अलग हिस्सों में गई हूँ। जोशीमठ को देख के जो इस वक्त बात समझ में आ रही है वो ये कि एक सभ्यता हमारी आंखों के सामने नष्ट होने के कगार पर है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस समय जोशीमठ के लोगों की मनस्थिति जो है वो बहुत विकट है। कल मैं एक व्यक्ति से बात वहाँ पर कर रही थी और उन्होंने अचानक यूं ही कहा कि हम लोग एक गहरे विषाद से इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कभी कोई दुर्घटना आपके साथ घटती है और वो अचानक हो जाए तो आप सोच समझ नहीं पाते, बस वो हो जाता है। लेकिन हर पल, हर दिन, हर सेकंड इस बात के साथ जीना कि ना जाने घर का कौन सा हिस्सा कब टूट जाएगा, घर का कौन सा सामान फिर दोबारा कभी आपके हाथ नहीं लगेगा, कितना सामान आप पुनर्वास के लिए लेकर जाएंगे, आपकी मवेशियों का क्या होगा, प्रकृति के जिन संसाधनों पर आपका जीवन टिका है उनका क्या होगा। तो इस वक्त जब जोशीमठ को मैं अपने आंखों के सामने हर दिन दरकते हुए देख रही हूँ, जिस हिस्से में जाते हैं नई दरारें उभरी हुई दिखाई देती हैं। ये दरारें इस वक्त सिर्फ जोशीमठ पर नहीं हैं, ये दरारें लोगों के दिलों पर हैं, उनके जहन में है, उनकी भावनाओं पर है, क्योंकि अब जो विस्थापन यहाँ से होगा, जो पुनर्वास यहाँ से होगा, वो कैसे होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ा हुआ मीनाक्षी जी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जानकारी मिली है आपको इस पुनर्वास की रणनीति पर और लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब लोगों के पुनर्वास की बात आ रही है तो इस पुनर्वास के लिए अभी जोशीमठ के भीतर ही कुछ प्लेसेस मार्क हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ रिजॉर्ट्स हैं, क्योंकि जोशीमठ के लोगों के भी अपने कई जगह पे रिजॉर्ट्स और छोटे छोटे होटल्स, मोटेल्स हैं, तो वहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन आज भी अचानक जब हम निकल रहे थे, सड़क पे एक ग्रुप मिला जिनके साथ जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि आप हमें घरों से निकाल देंगे, हमारे रेस्टोरेंट से शिफ्ट करा देंगे, लेकिन बैंक से जो लोन लिया है उस घर या रेस्टोरेंट के लिए, उसकी EMI तो उसी तरह से जाती रहेगी और इसे लेकर किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। किसी की शॉप्स हैं या जो दुकानें हैं वहाँ पर महंगा सामान है, उसका क्या होगा। तो मैं बार बार ये बात इसीलिए पुरजोर तरीके से उठा रही हूँ कि देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जीवन बचाने के लिए लोगों को यहाँ से निकाला जाए, शिफ्ट किया जाए, लेकिन उस जीवन के साथ भी एक जीवन है जो परछाई की तरह साथ चला करता था, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया वहाँ पर, जिस तरह से आप जीते आ रहे थे, उस सब पर संकट बना हुआ है और ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। मीनाक्षी जी, लोगों का वहां क्या कहना है? कुछ तो चीज हमने देखी रिपोर्ट में, जैसे ये वाली आप रिपोर्ट बता रही थी, मैंने देखा भी था यूट्यूब पर कि दरार है और ऊपर स्वीट होम लिखा हुआ है। क्या उन्हें लगता है कि इस मुसीबत के समय उन्हें अकेले छोड़ दिया गया है? जोशीमठ के लोगों को ये लगता है कि उनको सबने अकेला छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे संकेत, मैं जिस दौरान पूरे इलाके में ट्रैवल कर रही थी, ओली मेरा जाना हुआ, कई टूरिस्ट वहाँ से मिले। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जिनको ये पता नहीं था, ऋषिकेश से आ रहे थे वो, उनको ये मालूम नहीं था कि जोशीमठ में एग्जैक्टली क्या हुआ है या क्या हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जोशीमठ अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था वो आज की लड़ाई नहीं है, बीते 1 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की नहीं है। लोग वहाँ से न जाने कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो तमाम लोग जो जोशीमठ के गुनहगार हैं, अब यहाँ से आगे क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन कम से कम अब तो उसको लेकर हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, उस चीज़ को किसी एक निष्कर्ष पर ले जाना होगा। मीनाक्षी जी, मैं थोड़ा सा उत्सुक हूं ये जानने के लिए, और आपने शायद बात भी की होगी लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है या फिर वो उम्मीद भी छोड़ दी है लोगों ने?
यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट मैं और करना चाहूँगी संकेत। मैं जिस समय जोशीमठ पहुँची उस समय वहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब थी। मैंने पहला सवाल उनसे यही पूछा कि आपके जनप्रतिनिधि के आपके बीच पहुँचे, वो लोग जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, नेता, मंत्री, सांसद कहाँ हैं? आप यकीन मानिए कोई नहीं आया था उनके बीच में। और बड़ी अजीब सी ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए कि एक तरफ हम देखते हैं खास तौर पर, क्योंकि जोशीमठ जिस तरह से, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए जैसे काशी है, उत्तराखंड के लिए जोशीमठ है। तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हम हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें नेताओं से, बड़े लीडर्स से सुनते रहे हैं, लेकिन आज जब वहाँ पर हिंदुत्व के प्रतीक ही नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, तो क्यों नहीं कोई वहाँ पर पहुँचा? क्यों नहीं कोई उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा, उनके साथ खड़े होने के लिए वहाँ पर पहुँचा? चलिए भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे अब इस स्थिति में या नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली परिस्थिति तो होनी चाहिए। वहाँ पर अगर एसडीएम लोगों को ये कह देते कि अच्छा तुम्हारे घर में अगर दरार आई है तो अपने घर की छत गिरा दो, तब जाकर तुम्हें मुआवजा मिलेगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। मीनाक्षी जी, मेरा आखिरी सवाल, लोगों को ये जो मुआवजे वाली बात आपने की है, मुआवजे या मदद के तौर पर जो देने के बारे में बात की जा रही है, क्या वो सम्मानजनक है? आपने कुछ तो उसका जिक्र किया है अपने जवाब में, लेकिन अगर आप थोड़ा और विस्तार में बता पाएं कि लोग क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, जिस इंसान ने गिट्टियां तोड़ तोड़ कर रेत, सीमेंट, ईंट, पत्थर, बजरी अपने कंधों पर ढोकर वहां तक पहुंचाई है, वो अपने हाथ से कैसे अपने घर को नष्ट कर दे। और देखिए, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे। दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया के इलाकों में अगर आप रहते हैं, एक मैदानी इलाके में घर बनाना एक अलग बात है, शहर में घर बनाना एक अलग बात है, लेकिन उत्तराखंड के एक सुदूर क्षेत्र में एक घर खड़ा करना, उसको सजाना, उसको संवारना, ये आसान बात नहीं है। और अभी जो पैसा ऑफर किया जा रहा है, लोगों को उस पर भी सवाल है कि आप जो पैसा मिनिमम, अगर एक 2 BHK फ्लैट बनाने में, कुछ लोगों से पूछ रही थी कि कितना लगता है, 3-4 लाख रुपए के अमाउंट जो कोट हो रहे हैं, कह रहे हैं इसमें तो एक किचन भी नहीं बनेगा, हमारे गाय के लिए कमरा नहीं बन पाएगा, वहाँ पर कॉस्ट इतना है कंस्ट्रक्शन का। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों को आप गौचर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, इन सब जगहों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद तो चले जाएंगे फिजिकली, उनका एक जीवन जो पीछे छूट जाएगा, उसके बारे में बात करने वाला इस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा, और सॉल्यूशन ये इस वक्त किसी के पास नहीं है। मीनाक्षी जी, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी दर्द भरी दास्तान है, लेकिन ये जो आप रिपोर्टिंग वहां से करके ला रही हैं, ये शानदार है। उम्मीद की जाए कि जिनके कानों में ये बात पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे, और जिस संवेदनशीलता से इस मामले से निपटना चाहिए उस तरीके से निपटा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जोशीमठ की त्रासदी से कई सबक मिलते हैं। एक सबक यह है कि ऐसी पहाड़ी ढलानों पर निर्माण उतना ही किया जाए जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। मतलब अगर कोई जरा सा वजन ले सकती है, 5 किलो वजन ले सकती है, तो उस पर आप 50 किलो नहीं डाल सकते। इसे कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, यानी बोझ ढोने की क्षमता। मैं अभी स्वागत करना चाहता हूं सुशील बहुगुणा जी का, जो हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में भी हैं। सुशील जी, ये जो इलाका है, ये आपने पहले भी इसका जिक्र किया था जब हमने तमाम कार्यक्रम किए। भूकंप के हिसाब से ये कितना संवेदनशील है? शुक्रिया संकेत। असल में इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा तो 2 तरीके से। एक तो जमीन के ऊपर क्या गतिविधियां हो रही हैं और जमीन के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं। हमने पहले भी दिखाया कि हिमालय का पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन 5 में आता है, जहां जमीन के अंदर काफी हलचल है। आप यहां देख रहे हैं, ये सेंट्रल साइज्मिक गैप है, और यहां कभी भी बड़े भूकंप की शक्ल में कोई भूकंप सामने आ सकता है। और उत्तराखंड हिमालय का जो इलाका है, इसको खास तौर पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा बड़े भूकंप की आशंका है, क्योंकि बीते 400-500 साल में 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप वहां नहीं आया। इसीलिए इसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहते हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, बिहार, असम, इन सभी जगहों पर हिमालयन आर्क में भूकंप आ चुके हैं। सिर्फ इसी जगह पर सेंट्रल साइज्मिक गैप जहां है, वहां भूकंप नहीं आया। कांगड़ा में 1905, बिहार में 1934, शिलोंग में 1897, असम में 1950, ये सब भूकंप आ चुके हैं। ये बीच की जगह है जो बची हुई है। तो यहां जो है इसलिए ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ऐसा बनाएं कि भूकंप में वो गिरे नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भूकंप किसी को नहीं मारता,
लोग मकानों के नीचे दबने से मरते हैं। और ये भूकंप कब आएगा हमें नहीं पता, आज आएगा 100 साल बाद आएगा, लेकिन हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जमीन के अंदर काफी ऊर्जा है यहां पर जो किसी बड़े भूकंप की शक्ल में बाहर निकलने को बेताब है। कब होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो कुछ करें उसे ध्यान में रखते हुए करें जो जमीन के अंदर हलचल है। जी बिल्कुल। मैं आपसे सुशील जी ये भी जानना चाहता था कि हिमालय के जो कई इलाके हैं वो ढलानों पर गांव बसे हुए हैं, ये भी निर्माण किस तरीके से हो, कैसा हो, निर्माण ज्यादा तो नहीं हो गया है, इन सब चीजों को लेकर के भी काफी बातचीत रहती है। जी ये रहती है, और जंगलों में भी अंधाधुंध कटाई हुई है, सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं आपको एक ताजा तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। संकेत सैटेलाइट से हमको आज ही मिली है जो बता रही है कि ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह से धंस रहा है, जोशीमठ और उसके आसपास का। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून की तस्वीरें हैं। आप इसमें देखेंगे जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके को मैप किया हुआ है। जहां रेड है ये सभी वो इलाके हैं जहां पर एक तरीके से ढलानों पर गतिविधियां ज्यादा है या धंसाव ज्यादा है। 2 साल के सैटेलाइट डेटा का अध्ययन है जो आप यहां पर देख रहे हैं, और लगातार जमीन के अंदर जो घर्षण होता है उससे तरंगें जो पैदा होती हैं उनका ये अध्ययन होता है, जिसको इंटरफेरोमेट्री भी कहते हैं। और इससे ये पूरी मैपिंग की गई है। आप देख सकते हैं जहां भी आपको रेड डॉट मिल रहे हैं वो जगह वो है जहां पर एक तरह से धंसाव को मापा गया है। और इस तकनीक से पता लगा है कि जोशीमठ में करीब 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जमीन धंस रही है, जो बहुत ज्यादा है। और ऊपर से आप टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी जमीन के अंदर की हलचल भी समझ रहे हैं, तो ऊपर भी गतिविधि है। ये ढलान कुदरती वजहों से भी हो रही है, ये ढलान में जो धंसाव है कुदरती वजहों से भी है, और जमीन के अंदर भी कुदरती वजहों से एक तरह की हलचल है। ऊपर से जो मानवीय गतिविधियां हैं वो घातक हो सकती हैं इस स्थिति में। बता रहे हैं, जरा फुल फ्रेम जाएं इन ग्राफिक्स पर। फुल फ्रेम, ये जो तस्वीर अभी दिखा रहे थे सुशील बहुगुणा जी, ये वो पहाड़ हैं और ये इसरो के सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें हैं। और इसमें अगर पता नहीं आप देख पा रहे होंगे या नहीं, लाल लाल जो आपको डॉट दिख रहे हैं, बहुगुणा जी का ये बताना है कि ये वो डॉट है जहां पर जमीन धसक रही है। तो यानी कि जगहें मार्क हो गई हैं, हमें पता है कि ये कहां हो रहा है। और ये सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं, उस पूरे इलाके में कई जगह ये हो रहा है, ये धंसाव देखने को मिल रहा है डॉट्स के माध्यम से। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के माध्यम से तस्वीरें हम तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की पहुंची हैं। जी सुशील जी, उत्तराखंड के और कौन से इलाके हैं जहां जमीन धंस रही है? देखिए, इससे जुड़ी रिसर्च पिछले कई साल से भूवैज्ञानिक और भूकंप से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं। और रिहाइश से जुड़ी जितनी भी पहाड़ी ढलानें हैं वहां पर कई जगहों पर कुदरती तौर पर ढलान अनस्टेबल यानी अस्थिर है, यानी ढलान में किसी तरह का मूवमेंट दिखता है जो कुदरती है, और वो ग्रेविटी की वजह से भी होता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि वो ग्रेडियंट जो है वो कितना स्टीप है, यानी ढाल कितनी ज्यादा है। जैसे आप जोशीमठ में ही देखेंगे तो ऊपर औली की तरफ स्थिर है ढलान, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं जोशीमठ की तरफ ढलान अस्थिर होती जाती है। ऐसी एक और जगह है भटवाड़ी उत्तरकाशी का, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। यहां भी चट्टानों और मिट्टी की जो रचना और बनावट है वो कुछ इस तरह की है कि यहां पर रॉक्स और जो सॉइल है, मिट्टी, वो लूज हो रही है और उसकी वजह से यहां पर अस्थिरता दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भटवाड़ी की हैं, और यहां भी मकानों में दरार मापी गई हैं। एक भूकंप वैज्ञानिक हैं काफ़ी मशहूर, डॉक्टर विनीत गहलोत और राजीव यादव, इनकी टीम ने देश में ऐसे कई इलाकों में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाकर ये मापने की कोशिश की है कि वहाँ ढलानों में कैसा मूवमेंट है, यानी वो नीचे की ओर किस गति से खिसक रही हैं या दरक रही हैं। ऊपर हमने देखा कि सैटेलाइट से भी ये चीज़ मापी जा रही है और नीचे ज़मीन पर जीपीएस लगा के भी। और इन इलाकों में भारी बरसात और पानी के बहने के रास्तों से छेड़छाड़ भी कई बार ढलानों की अस्थिरता को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। जोशीमठ के अलावा आपको दिखाते हैं भटवाड़ी है, रैथल है, अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी में ये इलाके हैं। भटवाड़ी, रैथल, गुप्तकाशी का फाटा, ये सब वो इलाके हैं जहां ढलानें अस्थिर हैं और जहां पर जीपीएस लगाकर मूवमेंट मिला है, यानी ढलानें अपनी जगह से दूसरी जगह मतलब हल्की सी हिली हैं, जो बताता है कि वहां जमीन अस्थिर है, इसलिए वहां और संभल कर रहना होगा। और इन इलाकों में मूवमेंट के कारण कई जगह पर मिट्टी बैठ रही है, जिसे हम सब्सिडेंस बोल रहे हैं अंग्रेजी में। और उत्तराखंड में कई और इलाके हैं जहां वैज्ञानिक रिसर्च अभी चल रही है। देश के कई और इलाकों में भी इस तरह की रिसर्च चल रही है जहां जीपीएस लगाकर ढलानों की अस्थिरता को मापा जा रहा है।
और इस पूरे मुद्दे पर संकेत आज मैंने बात की जाने माने भूकंप वैज्ञानिक और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत गहलोत से। ये जो पूरा इलाका है जहां जोशीमठ भी आता है, जहां और भी कई इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं जहां स्थितियां आगे खराब हो सकती हैं, ये इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? यहां जमीन के अंदर आखिर ऐसी क्या गतिविधि हो रही है कि हमें सचेत रहना चाहिए? देखिए, जो जमीन का खिसकना उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो हम, जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक आते हैं, ये भूकंप आते हैं, तो वो प्रक्रिया है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जिसके तहत जमीन खिसकती है। वो एक बहुत ही नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नॉर्मल अगर कहता तो उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और वो उसके बारे में मालूम है कि कौन सी जमीन कहाँ खिसक रही है। लेकिन उसके अलावा एक और जो चीज है जिसको कि हम स्लोप डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो पहाड़ हैं उनके जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो तो तब लैंडस्लाइड आती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्लोप हैं जो कि धीरे धीरे करके खिसकते रहते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चल जाते हैं। उसकी कई अपने वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से वो स्लोप जो है वो डिस्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से स्लोप जो है वो मूव करते हैं। अफसोस ये है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि ये जोशीमठ जैसी शहर या गांव बसे हुए हैं, तो वहां पे जब इस तरह की हरकत कोई घटना होती है तब हम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये विनीत जी, मैं अगर कहूं कि आम आदमी कैसे समझे ये पूरा इलाका नीचे इतना अस्थिर क्यों है? अगर हम पहले नीचे जमीन के अंदर की गतिविधियों की बात करें, यहां पर इस तरह का निर्माण है, लेकिन नीचे आखिर में क्या हो रहा है, ये अगर आप सरल भाषा में लोगों को समझा पाए। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई रोल नहीं है। इसमें जो जगह खिसक रही है, जो उसका जहां जिस जगह से खिसक रही है वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत डीप हो। वो हो सकता है 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर की गहराई पे आपको वो जगह मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो डीप प्रोसेसेस हैं अर्थक्वेक, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, उससे इसका लेना देना नहीं है। ये तो एकदम ही एक जिसे कहते हैं ना कि भाई बैलेंस वाली बात है कि एक स्लोप है, उस पर कोई चीज भारी चीज रखी है तो उसके एक स्वाभाविक बात है कि वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो रॉक जो है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितना उसको होल्ड कर सकती हैं। क्या ऐसी जगह है, दरारें हैं जहाँ के थ्रू पानी घुस जाता है? क्या ऐसा है कि हमने उसकी जो तलहटी है उसको काट दिया है कि नहीं? जो है जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो मैन मेड जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से वो डिस्टेबलाइज हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लोकल लेवल पे होता है और बहुत शैलो प्रोसेस होता है। ये इसमें कोई डीप अर्थ का स्ट्रक्चर, डीप अर्थ के प्रोसेस उसका कोई मायने नहीं होता इसमें। अगर हम भूकंप के लिहाज से सोचें, ये जोन 5 का इलाका है, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ इस तरह के जो बेतहाशा निर्माण हैं, अंधाधुंध निर्माण हैं, वो नहीं किए जाने चाहिए। ये भी एक इसका पक्ष है। बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरह से निर्माण होता है हमारे गढ़वाल कुमाऊं में या किसी भी पहाड़ी इलाके में, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जो कि कई सालों से वहाँ पे विद्यमान है। लेकिन मूलभूत बात यह है कि जो अभी की तारीख में जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हम लोग बेसिक जो बिल्डिंग कोड है हमारा हिंदुस्तान का, उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। आप साइस्मिक जोन 5 की तो बात छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। दूसरा, फिर जैसे स्पेशली जोशीमठ वाला इलाका जो है, जहाँ पे कि हमें मालूम है कि वो पूरा जो नीचे वाला पार्ट जो है सिटी का, वो हमें मालूम है कि वो बेसिकली मलबे टाइप की जमीन पे है, वहाँ पे सॉलिड ग्राउंड नहीं है। तो उस इलाके में इस कदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन करना बड़ा इरेगुलर तरीके से, विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो वो एक मुसीबत की समस्या तो है। और कौन कौन से इलाके हैं जहां आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जोशीमठ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और क्यों? सुशील भाई, जब आपका फोन आया था तो मैंने यही देख रहा था कि हमारे पास
आज की तारीख में करीब 150-200 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑल ओवर गढ़वाल कुमाऊं, हिमाचल, लद्दाख और कई जगह लगे हुए हैं। तो मैंने ये देखा कि उनमें से कम अब हम लोग सारे प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारी मशीन ऐसी जगह ना लगे जहां पे कि जोशीमठ जैसी हालात हों, क्योंकि हम लोगों को जो मोशन कैप्चर करना होता है वो प्लेट मोशन कैप्चर करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो है मशीन जो है जाने अनजाने में ऐसी जगह लगी हुई है जहां पे कि स्लोप फेल कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाटा एक जगह है जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, वहां पे एक मशीन लगी थी हमारी, वहां पे परेशानी हुई हमें, वो स्लोप फेल कर रहा है, वो स्लोप धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक दूसरी जगह थी भटवारी के ऊपर, रैथल गांव है, रैथल में एक लगी हुई थी, वहां पे वो नीचे जा रहा है। एक हिमाचल में जहाँ एक जगह है लारी सुंडो, वो इलाका जो है लारी में अभी देखा मैंने, तो वो वहां पे भी वो नीचे जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे कि स्लोप नेचुरल तरीके से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये तो एक झलक मात्र है, और इस झलक में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और जिनकी जान माल को खतरा है। और आइए हिमालय की बात जो हम कर रहे थे, अब उससे सर्दियों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये बात तो करनी पड़ेगी। इन दिनों उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है। दिल्ली की बात करें तो यहां जैसी कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है, वैसी तो कई हिल स्टेशंस में भी नहीं हो रही। दिल्ली में 8 जनवरी को इस साल सबसे ठंडा दिन रहा, जहां सफदरजंग स्टेशन, जहां पर आप समझिए कि तापमान जो है वो नापा जाता है, सफदरजंग स्टेशन में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इससे पहले 2021 में 1 जनवरी को सबसे कम 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी हम उतने लो पर तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड पड़ रही है क्या पता। दिल्ली में बीते 1 दशक में सबसे लंबी शीतलहर अभी चल रही है। इस महीने बीते 5 दिन लगातार शीतलहर दर्ज की गई है। 2013 के बाद यह सबसे लंबी शीतलहर है जो अभी जारी है। आप देख सकते हैं बीते 5 दिन में दिल्ली का जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है वो कितने रहे। आइए आपको एक एक करके जरा वो दिखाते हैं कि मिनिमम कितना रहा और मैक्सिमम कितना रहा। 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को, आइए वापस चलते हैं टेबल पर, क्योंकि वो सब यहीं पर है, जो ठंड का एहसास है वो यहां है। तो फिर से एक बार शुरू से इसको करें। 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को 1.8 डिग्री, 9 जनवरी को 3.8 डिग्री और 10 जनवरी को 4.2 डिग्री रहा। यानी कि लगातार आप देख रहे हैं कि वो इस जोन में है जिसको शीतलहर कहा जाता है या कोल्ड वेव कहा जाता है। अब मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में शीतलहर तब मानी जाती है जब न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन 4 डिग्री से या उससे कम रहे, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस हो, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम। भीषण शीतलहर तब होती है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से या कम हो जाए, या फिर सामान्य न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री कम। मैदानी इलाकों में कानपुर में भी काफी सर्दी बताई जा रही है। इस कारण कानपुर में बीते 5 दिन में करीब 100 लोगों की दिल के दौरे पड़ने से या ब्रेन स्ट्रोक से मौत दर्ज हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। 44 मौत अस्पतालों में हुई, जबकि करीब 50 लोगों का इलाज चल रहा था और उसके बाद मौत हो गई। इसलिए सर्दियों में जरा संभल कर रहें। ये आंकड़े एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हैं, हमारे नहीं हैं। स्काईमेट के मौसम विभाग और क्लाइमेट चेंज विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत बता रहे हैं कि राहत कब मिलेगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं।
ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 13 जनवरी तक जो स्नोफॉल देते रहेंगे पहाड़ों पर, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में। और उस दौरान क्या रहेगा, जो हवाएं हैं, जो उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं चल रही थी वो रुक जाएंगी और पश्चिम दिशा से थोड़ी सी वार्मर विंड है जिससे टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, 8 डिग्री या 9 डिग्री तक मिनिमम आ सकता है। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, यानी स्नोफॉल दे चुका होगा और जब हैवी स्नोफॉल हो चुका होगा, तो 14 जनवरी से एक बार फिर हवाओं की जो दिशा बदलेगी और उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आएंगी तो वो फिर से तापमान को गिराएंगी। तो 14-15 जनवरी से हमें उम्मीद है कि एक बार फिर जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएंगे। उस समय इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, यानी इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं होगी, लेकिन 3 या 4 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर आ सकता है। लेकिन यहां एक शिकवा कुछ सरकारों से भी है, क्योंकि जब शीतलहर होती है तो एक तो हो गया कि मौसम वैज्ञानिकों ने आपको बता दिया कि भाई शीतलहर आ गई, लेकिन फिर हमने उस पर किया क्या हम इसको एक डिजास्टर की तरह मानते हैं और आपदा के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं? दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि एनडीएमए के प्लान में 17 कुदरती आपदाओं से निपटने की योजना है, लेकिन शीतलहर से निपटने के लिए कोई बहुत खास या ठोस योजना देखने को नहीं मिलती। ये जो बड़ी लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट है, करीब 300-350 पेज की या उससे भी ज्यादा की, उसमें से महज 2 पेज हैं शीतलहर पर। और उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। एनडीएमए ने साल 2012 में शीतलहर और बर्फबारी को कुदरती आपदा माना, जब भारी सर्दी से 722 लोगों की मौत दर्ज की गई, तो उन्होंने ये चीज मानी है कि ये आपदा है, लेकिन उसमें अपनी जो रिपोर्ट है एनडीएमए की, उसमें 2 ही पेज दिए हैं। अब क्योंकि ये जो 17 नेचुरल कैलामिटीज हैं या आपदाएं हैं, इमरजेंसी है, उसमें थोड़ी सी नीचे है, इसी वजह से 23 राज्यों के पास लू यानी हीट वेव से निपटने की योजना तो है, लेकिन शीतलहर से निपटने की कोई योजना नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं नीचे के जो राज्य हैं वहां पर तो कोल्ड वेव होती नहीं है, लेकिन ऊपर के राज्यों में तो है। आपको एक आंकड़ा और बता दूं, लू के मुकाबले शीतलहर ज्यादा जान लेती है। 2020 में लू से मरने वालों के मुकाबले शीतलहर से मरने वालों की तादाद 70 गुना ज्यादा थी। ये सर्दियों में उन लोगों पर सबसे भयानक बीतती है जिनके सिर पर छत नहीं है। दिल्ली में सिर्फ 199 रैन बसेरे हैं, जिनमें से करीब 19,000 लोगों को शरण दी जा सकती है। सर्दी परेशान कर रही है तो कोहरा भी कम परेशान नहीं कर रहा। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें इस मौसम में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। 400 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही हैं। 40 उड़ानों की आवाजाही पर भी कोहरे के कारण देरी हुई है, और वो तब जब एयरपोर्ट में बताया जाता है कि बड़ी जबरदस्त कैट 3B योजना लागू है। तो इस पर भी थोड़ा सा नजर बना करके रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने और सीमाओं के खोले जाने के बाद अब वहां लोगों में बाहर निकलने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इसके लिए कागज ठीक किए जा रहे हैं। यह भी तब जब चीन में कोविड के बेतहाशा बढ़े मामलों के कारण कई देशों ने वहां से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव और चेक जरूरी कर दिए। आखिर 3 साल बाद चीन ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अब वहां से आने जाने के लिए कोई बंदिश नहीं है। दूसरे देशों से यात्री तो वहां पहुंच ही रहे हैं, बड़ी संख्या में चीनी भी बाहर निकल रहे हैं। पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। मैंने अभी अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया है और नया पासपोर्ट 17 को मिलेगा। फिर मैं देश के बाहर जाना शुरू करूंगी। मैं शायद सबसे पहले छुट्टी मनाने थाईलैंड जाऊंगी। मैं यहाँ हांगकांग जाने के लिए पास लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ बिजनेस संबंध है। मैं जापान जाने की भी योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन वहाँ है और मैंने 3 साल से उसे नहीं देखा है। मेरा पूरा परिवार चाइनीज लूनर न्यू ईयर के लिए शेंजेन जाने की योजना बना रहा है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंध हटने के बाद पहली बार रविवार को करीब 2.5 लाख लोग चीन पहुंचे। उन्हें अब चीन पहुंचने पर क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लाइट के 48 घंटे पहले RT-PCR करवाना जरूरी है।
थाईलैंड में चीनी यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा। अधिकतर चीनी यात्री थाईलैंड, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। चीन की सीमाएं 3 साल से बंद थीं और अधिकारी यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें अंदाजा था कि ट्रैवल परमिट की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए हमने पहले से इंतजाम किया था। बिजनेस वालों से बात कर हमने उनके लिए ग्रीन चैनल भी खोले हैं ताकि काम और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो। जीरो कोविड पॉलिसी जनता के जबरदस्त विरोध के बाद खत्म करने का फैसला लिया गया, लेकिन बंदिशें हटने के कुछ ही दिन बाद वहां कोरोना विस्फोट हो गया। हालात ये हैं कि चीन के तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाले प्रांत हेनान के अधिकारियों के मुताबिक 89% आबादी को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ की आबादी 9 करोड़ 94 लाख है, मतलब 8 करोड़ 85 लाख लोग कोरोना पीड़ित हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीन ने सिर्फ 8 जनवरी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5272 बताई है। WHO का कहना है कि चीन अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। जब चीन में कोरोना के मामले बढ़े तो भारत ने फौरन वहां और थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया से आने वाले यात्रियों के आने पर RT-PCR चेक अनिवार्य कर दिया। इटली में जब चीन से आने वाली फ्लाइट के आधे से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले तो कई और देशों ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नियम कड़े कर दिए। वैसे चीन इन फैसलों पर कड़ा विरोध जताते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण बताता है, लेकिन कोरोना के भयावह काल से निकली दुनिया अभी भी जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है और पूरी सतर्कता बरत रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे है अभी गयाना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे अनुराग द्वारी की एक विशेष बातचीत, क्योंकि वो प्रवासी भारतीय दिवस में गए थे। क्या क्या उन्होंने बोला, बड़ी रोचक बात की है। ब्रेक के बाद जरूर सुनिएगा। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको सुनाते हैं गयाना देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, उनसे एक खास बातचीत। वो इंदौर आए, प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए। उन्होंने भारत के लिए क्या बोला और भारत से उनका क्या लगाव है और बॉलीवुड में उनको विशेष क्या प्रेम है। आइए ये बातचीत सुनते हैं अनुराग द्वारी से। During the pandemic, India supported not only Guyana but the entire Caribbean in ensuring that we had access to vaccine and that we could have combated the pandemic. When many said that they need 2 to 3 years before they can even talk to us to sell us vaccine, India did not ask you to buy. India said we are giving the region 500,000 vaccine. So there is no words that can express our gratitude to India and the people of India for what they have done in supporting us. I have heard your love for Indian movies, especially you mentioned about Dosti. 1964 में फिल्म आई थी। आप कह रहे थे कि सारे जितनी भी ज्ञानीज फैमिली है ये फिल्म जरूर देखी होगी किसी ने। They must have watched this movie Dosti. Yes, of course. I watched that movie maybe 20 times. So growing up, most persons, their parents would have them watch that movie because the movie had some very important values. The movie has some very important principles. आपके famous Bollywood stars कौन-कौन से हैं पहले और अभी? और we have many of the stars are famous. You put me on the spot to name one, but I can say that Kajol is definitely there. Amitabh Bachchan is there. Shah Rukh Khan is there. Akshay Kumar is there. My last question: your favorite Bollywood film and song? Kuch Kuch Hota Hai, of course, is going to be right there. Any song, particular song? All the songs from Kuch Kuch Hota Hai, I like. आप अगर एक लाइन गाना चाहें और कभी गाते हो, then I will be spoiling the song. खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।